हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी कर रहा है। इस एग्जांपल के अंदर हम दो कंसेप्ट जो है वो लर्न करेंगे। पहला कि किस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर, और साथ में हमने जो स्कोप बटन्स हैं वो यूज़ करने हैं स्कोप बार के अंदर, ताकि हम यूज़र को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि यूज़र जो है वो कैटेगरी वाइज भी जो है वो डेटा को सर्च करवा पाए। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं मैंने जो बुक्स के रिलेटेड जो डेटा है उसको ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्च बार जो है वो सर्च इंटरफेस का काम जो है वो करेगी। और जैसे ही मैंने सर्च बार के ऊपर क्लिक किया, अब आप देख पा रहे हैं नीचे जो है स्कोप बटन्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। बुक्स के रिलेटेड हमने कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, जैसे कंपटीशंस के रिलेटेड बुक्स, फिक्शन बुक्स, लिटरेचर के रिलेटेड बुक्स या पोइट्री बुक्स। तो इस तरीके की कैटेगरीज हमने यहाँ पे यूज़ की है इस एग्जांपल के अंदर। अब आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो डेटा है वो पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही मैं ऑल पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं और तब यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने CGL लिखा, तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा अब सर्चिंग वाला प्रोसेस अप्लाई हुआ है वो जितनी भी बुक्स अवेलेबल्स हैं उनमें से जिस बुक का नेम जिसके अंदर CGL एग्जिस्ट करता है वो बुक जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। और अगर मैं ओनली C लिखता हूँ तो आप देखिए अब मेरे पास सभी कैटेगरीज की बुक्स में से जिस बुक के अंदर C जो है करेक्टर एग्जिस्ट करता है वो वाली बुक्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। ये थी सिंपल सर्चिंग। अगर मुझे पोइट्रीज की बुक जो है वो अच्छी लगती है और इसके अंदर मैं C टाइप करता हूँ, अब कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें जो है C जो है नेम के अंदर एग्जिस्ट करता हो। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से गीत लिखने की कोशिश करता हूँ तो गीत गोविंद एक बुक है जो कि पोइट्री कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पे जो है वो सर्च होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। कहने का मतलब आप स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसमें डायरेक्टली जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैंने फिर से गीत लिखा और अब मैं इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखिए जैसे मैंने कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया तो फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कीबोर्ड को टॉगल करके, तो मैंने एक और यहाँ पे सेटिंग जो है खुद से की है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मैं कीबोर्ड को फिर से टॉगल कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर सर्च बटन अवेलेबल होता है हमारे पास, मगर हमने जो बटन यूज़ किया है वो किया है डन बटन। तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कैसे आप कीबोर्ड के अंदर सर्च बटन की जगह पे डन बटन को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं फिर से इसको टॉगल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वर्किंग इस एग्जाम्पल की। अब मैं आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में थ्योरी के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, ताकि आपको जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने यूज़ किए हैं इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके बारे में आपको पता चल पाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लास है हमारी इस एग्जाम्पल के लिए वो है यूआई सर्च कंट्रोलर। तो यूआई सर्च कंट्रोलर एक ऐसी क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर जो सर्च वाला इंटरफेस है, सर्च वाले इंटरफेस से मेरा मतलब है जो सर्च बार है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ताकि यूज़र जो है वो डेटा को सर्च करवा पाए।
और अगर बात करें UI सर्च कंट्रोलर क्लास की, तो इसमें हमें जो UI सर्च बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिससे यूज़र जो है आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को सर्च करवाने के लिए जो सर्च टेक्स्ट है वो टाइप कर सकता है। और सर्च कंट्रोलर के साथ हमें डेलीगेट्स और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटोकॉल UI सर्च कंट्रोलर में अवेलेबल है वो है UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। ये मेथड तब कॉल होता है रिपीटेडली ऑटोमेटिकली जब यूज़र जो है इस सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप करने की जो है वो यहाँ पे कोशिश करता है। तो जैसे ही वो टाइप करता जाता है डेटा को सर्च करवाने के लिए, ये वाला जो सर्च अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड है ये रिपीटेडली कॉल होता है, और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा को फिल्टर्ड करवाना अकॉर्डिंग टू सर्च टेक्स्ट। अब बात करते हैं स्कोप बार की। तो स्कोप बार भी एक इन्हांसमेंट दी गई है, एक यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट दिया गया है iOS के अंदर जिसकी हेल्प के साथ आप सर्च बार के साथ जो स्कोप बटन्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं, ताकि आप जो सर्चिंग वाली फैसिलिटी है उसके स्कोप को और भी रिफाइन कर पाएँ और भी इन्हांस कर पाएँ, ताकि जो यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो कैटेगरी वाइज भी जो है वो डेटा को सर्च करवा पाए। क्योंकि आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा, जैसे ई कमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उनमें यूज़र को डेटा को कई बार कैटेगरी वाइज भी सर्च करना पड़ता है। तो वहाँ पे इन सारी ऑप्शंस को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एक ई कमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से न्यू। अब हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब हमने सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट रहने देना है और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो नेम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड करूँगा। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, और इस फोल्डर के अंदर मैं सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो वर्जन मेरे पास अवेलेबल है स्विफ्ट का वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्जन की तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास जो रिसोर्सेज हैं इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे हर एक बुक के लिए जो इमेज है वो डिस्प्ले करवाई हुई है, तो ये इमेजेस जो हैं वो आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जो भी इमेजेस हैं वो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो आपको लेके आनी है। तो इमेजेस जो हैं वो मैंने पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप भी बड़े इजी वे के साथ इन सारी इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 4 कैटेगरीज की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बुक्स। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में हैं। अगर मैं आपको इनको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे जो बुक्स की डायमेंशन है वो आप कोई भी विड्थ और हाइट की जो इमेजेस हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि हम जो इमेज व्यू के थ्रू उसकी जो
विड्थ और हाइट जो है वो स्टैटिकली जो है वो सेट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। इस बात का आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो इमेज है वो किस डायमेंशन की लेनी है। तो आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए वन बाय वन सभी फोल्डर की जो इमेजेस हैं उनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कुछ इस तरीके से बड़ा इजी वे है ड्रैग एंड ड्रॉप करना इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट में लाने के लिए। तो अब आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम अपनी एग्जांपल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो डॉट आप नज़र आ रहा है आपको, मेरे माउस का कर्सर देखिए, इस डॉट को सिलेक्ट करना है, एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने नेविगेशन कंट्रोलर। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ और इसको पैरेलल कर देता हूँ अपने एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ। और अब मैं फिर से इसको जूम करता हूँ और अब आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच हो चुका है मेरे एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ। अब आपने इस नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो टाइटल में आप कोई भी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो नेम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन बुक स्टोर ऐप, इस तरीके से मैंने नेम जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं डेटा को इस ग्रिड की फॉर्म की तरह डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो ग्रिड की फॉर्म के लिए डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए iOS के अंदर एक UI एलिमेंट है जिसका नेम है कलेक्शन व्यू। तो हमें अब कलेक्शन व्यू को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस लाइब्रेरी आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ कलेक्शन। तो जैसे मैं कलेक्शन लिखूंगा मेरा पहला UI एलिमेंट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन व्यू है, ये जो मोबाइल की रिमेनिंग जो एरिया है जो यहाँ पे अवेलेबल है इस स्टोरी बोर्ड के अंदर, तो ये सारे के सारे मोबाइल स्क्रीन को जो है वो कवर अप कर पाए। तो इसके लिए मुझे कलेक्शन व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन के थ्रू जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऐड करूँगा। चारों साइड्स पे मैं 0 0 एंटर करता हूँ और अब आपने इन 4 कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे ऐड हो चुके हैं। अब इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देते हैं और डायरेक्टली साइज इंस्पेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं विड्थ यहाँ पे एंटर करता हूँ 200, हाइट में एंटर करता हूँ 250। अब हमने यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए करनी है 5, लाइंस की करनी है 5 और यहाँ पे जो सेक्शन इंसर्ट है टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। तो चलिए मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल जो है वो टाइप कर रहा हूँ क्योंकि कोडिंग के अंदर भी मैं जो नेम यहाँ पे आइडेंटिफायर का दिया होगा वही नेम मैं कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करूँगा। तो जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको फिर से वहाँ पे रिमाइंड करवाऊँगा। तो चलिए अब हमने, क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल को हमने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए अब हमें इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू फिर से एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर और इसे रीसाइज करता हूँ। अब हमने साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इस इमेज की जो विड्थ है वो प्रोवाइड करनी है 180, जो हाइट हमने प्रोवाइड करनी है 175 और इसे मैं इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ हॉरिजेंटली सेंटर में जो है वो अलाइन कर देता हूँ। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे कोई इमेज एक बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देख लेनी है और इसका जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है स्केल टू फिल, ताकि आपको प्रॉपर पता चल पाए
कि इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो पाती है। अब हमने इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक लेबल को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी बुक का जो नेम है वो इसमें जो है वो एग्जिस्ट कर पाए। अब हमने इसको अलाइन करना है सेंटर में, और इसकी जो फॉन्ट का साइज़ है वो करते हैं 15। टी के थ्रू इसका जो स्टाइल है वो हमने करना है बोल्ड। इसको डन पे क्लिक करते हैं। अब हमने कलर जो है वो यहाँ पे करना है रेड, और चलिए यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लेबल लिखा है टेक्स्ट, इसमें मैं लिख देता हूँ बुक, और देखते हैं किस तरीके से ये जो लेबल है ये निकल के आता है। अब हमने इसकी एक प्रॉपर्टी है लाइंस प्रॉपर्टी, इसको हमने ज़ीरो कर देना है क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हो सकता है जो बुक का नेम है वो लेबल के एक लाइन में जो है वो ना आ पाए, तो हम उसे रैप करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में, इसीलिए हमने जो इसकी प्रॉपर्टी है लाइंस वाली प्रॉपर्टी है उसको ज़ीरो कर दिया है। अब हम इस लेबल और इस इमेज व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स को जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब हमने ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करना है। अब हमने इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना है और ऊपर एंटर करना है टॉप पे 10, लीडिंग पे 10, और इस तरीके से माउस के थ्रू आपने इन लाइंस को जो है वो हाईलाइट करना है, जो रेड कलर की आप लाइन देख पा रहे हैं। तो 3 साइडों पे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो 10-10 ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसकी हाइट को चेक बॉक्स के थ्रू चेक करूँगा और इसे ऐड करूँगा एज ए 4 कंस्ट्रेंट्स। चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। अब हम इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और अब फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं। कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे। टॉप पे हम करेंगे 10, लीडिंग पे भी हम करेंगे 10, ट्रेलिंग पे 10, और यहाँ पे जो हाइट है वो हम कर देते हैं 40, क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और इसे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो सेट करना है। बड़ा ही इजी है। सबसे पहले इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए आउटलाइन विंडो के अंदर, डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर। अब हमने कंट्रोल की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस की हेल्प के साथ। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेटा सोर्स, फिर से आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और फिर से आपने सिलेक्ट करना है डेलीगेट। तो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही सेट हो चुके हैं। अब हम इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि कोडिंग के थ्रू इन दोनों यूआई एलिमेंट्स को हम जो है वो असेस कर पाएँ। तो आईबी आउटलेट को क्रिएट करने के लिए हमें पहले एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो क्लास कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर आप जो क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नेम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम माई कलेक्शन व्यू सेल। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुपर क्लास हो वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने इसको क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पाइए मेरा जो क्लास है वो यहाँ पे कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो बन चुकी है। अब हमने इस सेल कस्टम क्लास को अपना जो कलेक्शन व्यू का सेल था उसके साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से अटैच करना है, उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। अब आपने इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो टाइप करने की कोशिश करनी है। तो जैसे मैं माई लिखूँगा पूरे का पूरा नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो चुका है। अब डायरेक्टली आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए क्लास मेरी जो है वो अटैच हो चुकी है। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ।
आईपी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो पर्सनल मेथड है वो यूज़ करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये वाला मेथड, जिसका नेम है असिस्टेंट एडिटर। असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो आईपी आउटलेट क्रिएट करना काफ़ी इजी है, तो मैं वही मेथड आपको जो है वो आज इस एग्जांपल के अंदर बताऊंगा। और भी दो तीन मेथड्स हैं आईपी आउटलेट क्रिएट करने के लिए, मगर ये जो मेथड है मुझे जो है वो बेस्ट लगता है। उसके लिए मैं मेरे माउस का कर्सर आप देखिए, यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं। ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। और अब आप देख पाइए कि कैसे आईपी आउटलेट आपने इस इमेज और इस लेबल का जो है वो क्रिएट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, मगर हम कौन सी क्लास यूज़ करना चाहते हैं, हम माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास हम ओपन करेंगे वो करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। अब हमने इसके अंदर इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने आईबी आउटलेट का नेम देना है माई इमेज और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब फिर से इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज, सॉरी माई लेबल, और इसे भी जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोनों के आईपी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके वो दे पाएँ। तो चलिए अब हमने दोनों के आईपी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पे अब हमने कलेक्शन व्यू का भी जो आईपी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, मगर हमने कौन सी क्लास में इसका आईपी आउटलेट क्रिएट करना है, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो उसके लिए मैनुअल के थ्रू फिर से हम यहाँ पे क्लास को ओपन करेंगे, व्यू कंट्रोलर क्लास, और अब हमने यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे इसको नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख रहा हूँ माई कलेक्शन व्यू, और इसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो आईबी आउटलेट है कलेक्शन व्यू का वो भी बन चुका है। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार सभी फाइल्स को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि डेटा प्रॉपरली जो है वो सेव हो पाए। अब यहाँ पे आप देख पाइए एप्लीकेशन के अंदर हमने काफ़ी सारी बुक्स और उनके नेम्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो ये सारा डेटा सोर्स जो मैंने अटैच किया है कलेक्शन व्यू के साथ, वो बेसिकली एक क्लास है जो कि यूज़र डिफाइंड क्लास है, और उसके नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने क्रिएट करने हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम अटैच करेंगे कलेक्शन व्यू के साथ। तो कस्टम क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपने यूज़र डिफाइंड जो क्लास है एज ए डेटा सोर्स जो है वो यूज़ करनी है अपनी इस एग्जांपल के अंदर। तो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, फाइल ऐड, यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करेंगे। फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ बुक्स डेटा, और इसे क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं बुक्स डेटा, और यहाँ पे हम 3 डेटा मेंबर्स यूज़ करेंगे। पहला बुक का नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हम फिर से करेंगे बुक की इमेज, और ये भी होगी स्ट्रिंग टाइप की। अब हम यहाँ पे करेंगे बुक की कैटेगरी, और ये भी होगी स्ट्रिंग टाइप की। अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का, बी इमेज, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का। अब हम बी कैटेगरी, इस तरीके से पैरामीटर यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। तो चलिए
अब हमने एक्चुअल वेरिएबल्स को इन पैरामीटर के साथ, जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा इस तरीके से, बुक नेम इक्वल टू बी नेम, बुक इमेज इक्वल टू बी इमेज, बुक कैटेगरी इक्वल टू बी कैटेगरी। तो चलिए, जो क्लास है वो हमारी कुछ इस तरीके से बन चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र डिफाइंड क्लास थी, जो कस्टम क्लास थी, वो हमने क्रिएट कर दी है। अब हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लास के क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे, जितनी नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी, उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस क्लास के जो है वो हम क्रिएट करेंगे। और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे एक एरे जो है वो डिफाइन करेंगे, क्योंकि एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना वो काफ़ी ईजी है। और आगे हम यही सीखेंगे कि कैसे हमने एरे जो है वो क्रिएट करनी है इन ऑब्जेक्ट्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक एरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे। साइड वाले पैनल्स में हाइड कर देता हूँ। अब इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर हमने एक एरे क्रिएट करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल बुक लिस्ट नाम की एरे जो है वो क्रिएट करते हैं। किस टाइप की होगी, ये हमारी होगी बुक्स डेटा, जो हमने क्लास क्रिएट की थी उस टाइप की होगी। इसको अभी के लिए हम जो है ब्लैंक एरे जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए, अब इस एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अपेंड करना है। ऑब्जेक्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी यहाँ पे होंगी प्रोडक्ट की, यहाँ कह सकते हो बुक्स की, उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे और उनको अपेंड करेंगे इस बुक लिस्ट एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट मेथड जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। अब हमने वन बाय वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आप इसकी रेफरेंस के साथ ईजिली क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट बुक वन इक्वल टू बुक्स डेटा, और यहाँ पे उसका इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे। सबसे पहले बुक का नेम, फिर बुक की इमेज का नेम, फिर बुक की कैटेगरी जो है वो पास करनी है। और इसे हमने बुक लिस्ट जो हमारी एरे थी उसमें जो है अपेंड करना है कुछ इस तरीके से। चलिए, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एक बुक जो है वो आप देख लीजिए। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे बुक है CGL एग्ज़ाम, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसका ही मैं एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके बताता हूँ। इसका जो नेम है वो है मास्टर गाइड SSC CGL। इस तरह बुक का नेम है, और जो इमेज का नेम है वो आपने सेम लेटर्स में लिखना है जैसे आपने यहाँ पे इमेज का नेम यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे मैंने सभी स्मॉल लेटर्स में लिखा है CGLEXAM, तो सेम उसी पैटर्न में हमने यहाँ पे लिखना है विदाउट एक्सटेंशन। और कैटेगरी हम इसको कौन सी बनाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे इस कैटेगरी को यूज़ करना है कंपटीशन। तो चलिए, मेरा यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। इसी तरीके से आपने सभी इमेजेस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं और वन बाय वन उनको अपेंड करना है बुक लिस्ट एरे के अंदर। तो मेरे पास जो बाकी सारा कोड है वो पहले से मैंने लिखा हुआ है। मैं अब उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूँगा, ताकि जो यहाँ पे एरे क्रिएट करने वाला कोड है उससे हमारा जो टाइम थोड़ा सा है वो सेव हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोड मैंने कॉपी कर लिया है और इसको कमांड V के थ्रू यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैंने हर एक इमेज के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। मेरे पास 20 इमेजेस थी और मैंने 20 ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए हैं। तो आपको मैं कैटेगरीज एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक मैंने ली है पोइट्री कैटेगरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिक्शन कैटेगरी ली है, यहाँ पे लिटरेचर कैटेगरी भी यूज़ की है, और साथ में मैंने यूज़ की है कैटेगरी कंपटीशन। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इस फिल डेटा मेथड को अब अपने कॉल कहाँ पे करना है,
हमने इसे व्यू डिड लोड मेथड के अंदर जो है वो यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं इस कमेंट वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फिल डेटा को जो है वो कॉल करता हूँ। अब आपकी एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी, यूज़र उस पर क्लिक करेगा, आपका व्यू डिड लोड जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा और साथ के साथ आपका जो फिल डेटा है वो भी एग्जीक्यूट होगा और आपकी जो एरे है वो सारी फिल हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स के साथ। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे यूज़र ने फुल डेटा तो देख लिया। अब जैसे यूज़र सर्च बार के अंदर जाके इस तरीके से कोई बुक को सर्च करने की कोशिश करता है तो जो यहाँ पे फिल्टर्ड डेटा है इसको भी स्टोर करने के लिए हमें कोई टेम्परेरी एरे चाहिए। तो इस टेम्परेरी एरे को मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल सर्च डेटा और किस टाइप की होगी, बुक डेटा टाइप की होगी। इसको भी मैं ब्लैंक एरे डिक्लेयर करता हूँ। तो ये जस्ट एक टेम्परेरी एरे है जिसमें मैं अपना जो फिल्टर्ड डेटा है उसको स्टोर कर पाऊँगा। अब मैं यहाँ पे दो बूलियन वेरिएबल यूज़ करूँगा। एक यूज़ करूँगा सर्चिंग, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। तो जब भी यूज़र इस सर्च बार के अंदर कोई भी डेटा जो है वो सर्च करने की कोशिश करेगा तब हम इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे ताकि लेटर ऑन कोड के अंदर हम डिटेक्ट कर पाएँ कि यूज़र ऑलरेडी सर्चिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी डिटेक्शन को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है बूलियन टाइप का जो कि है सर्चिंग। अब एक और वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा स्कोप बटन प्रेस्ड, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। तो ये भी एक बूलियन वेरिएबल है। यूज़र हो सकता है यूज़र ने इस सर्च बार के ऊपर क्लिक किया और डायरेक्टली उसने किसी स्कोप बटन को यहाँ पे क्लिक किया, जैसे पोइट्री को क्लिक किया। अब आप देख पा रहे हैं फिर से मेरा जो डेटा है वो फिल्टर्ड हो चुका है। तो अब जब सर्चिंग यूज़र करेगा तब हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं यूज़र ने पहले से किसी कैटेगरी को स्कोप बटन की हेल्प के साथ सिलेक्ट तो नहीं किया। अगर उसने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखा है तब हम जो सर्चिंग है वो कैटेगरी वाइज ही कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमने इस बूलियन वेरिएबल को जो है वो यूज़ किया है। जैसे ही यूज़र किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब हम इस स्कोप बटन प्रेस्ड बटन को जो है ट्रू करेंगे। चलिए अब हम अपना मेन कंपोनेंट जो है वो यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प के साथ हमने जो सर्च बार और जो स्कोप बार है वो क्रिएट करनी है, वो है UI सर्च कंट्रोलर। और इसमें हमने कौन सा इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, थर्ड नंबर वाला, इसको हमने पास करना है नील। अब आप पूछेंगे हमने नील क्यों पास किया, क्योंकि जब भी आप ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें जहाँ पे आपने सर्च बार प्रोवाइड की है और अगर यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करता है और जो फिल्टर्ड डेटा है वो आप सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके माइंड में आती है कि यूज़र जैसे ही डेटा को सर्च करे और जो फिल्टर्ड डेटा है वो किसी और व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले हो, तब आपको उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर जिसमें आप फिल्टर्ड डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आपको उसका नेम जो है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। बट मैंने आज की एग्ज़ाम्पल के लिए इस एग्ज़ाम्पल को और भी इजी करने के लिए जहाँ पे यूज़र सर्च करेगा वहीं पे मैं फ़िल्टर्ड डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस पर्पस के लिए यहाँ पे जो है वो नील पास किया है। अब हमने इस सर्च कंट्रोलर को जो है कॉन्फ़िगर करना है। कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपने मॉडिफाई करना है कोड के थ्रू। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक सेपरेट मेथड या फिर फंक्शन कह सकते हो क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट फंक्शन नेम आप कोई भी रख सकते हैं फंक्शन का, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर और इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करना है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी करनी है, सबसे पहले सर्च कंट्रोलर का एक मेथड है लोड व्यू इफ़ नीडेड, इसको कॉल करना है। अब आपने सर्च कंट्रोलर का जो डेलीगेट है वो यहाँ पे सेल्फ के साथ सेट करना है सर्च रिज़ल्ट अपडेटर। अब आपने सर्च बार का भी जो डेलीगेट है उसको सेट करना है सेल्फ के साथ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा इसको आपके पास दो एरर्स जो हैं वो निकल के आएंगी। अभी के लिए इन दोनों एरर्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमने अभी तक
इस एग्जाम्पल के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ नहीं किया है। तो जैसे आगे चल के हम उन प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन करेंगे, उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करेंगे, तो ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो रिमूव हो जाएंगी। इसलिए अभी इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब हम सर्च कंट्रोलर के एक प्रॉपर्टी है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करते हैं ताकि यूज़र जैसे ही डेटा को सर्च करने की यहाँ पे कोशिश करे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो उसकी लाइट जो है वो डिम नहीं होनी चाहिए, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया है। अब हम एक और मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, मैं कीबोर्ड को टॉगल करके आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर जो है वो सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है, मगर मैंने यहाँ पे डन बटन को यूज़ किया है। तो ये कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं फिर से टॉगल कर देता हूँ इसको और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है अनेबल रिटर्न की, ऑटोमेटिकली इसको हमने करना है फॉल्स। अब हमने करना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो इस तरीके से हमने कोड जो है वो लिखना है डन बटन को लाने के लिए। अब हमने स्कोप बटन्स के यहाँ पे जो टाइटल आप देख पा रहे हैं ऑल, कंपटीशन, फिक्शन, लिटरेचर, पोट्री, ये कैसे लाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स और यहाँ पे हम इसको एक एरे जो है वो पास करेंगे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे कैटेगरीज जो हैं वो 5 यूज़ की हैं। पहले तो ऑल है सारा ही डेटा यूज़ करने के लिए, दूसरा है कंपटीशन और तीसरा हमने यहाँ पे लेना है फिक्शन, चौथा आप लिखिए लिटरेचर और 5th नंबर पे है पोइट्री। तो आप इस बात का ध्यान रखना है, आपने जिस तरह से यहाँ पे आपने नेम यूज़ किया है सेम उसी तरह से आपने कैटेगरी के अंदर जो नेम्स हैं वो यूज़ करने हैं। इन करैक्टर्स के अंदर या फिर इनके स्पेलिंग्स के अंदर जो स्पेलिंग जो है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा मिसमैच भी हुआ तो आपका डेटा जो है वो फिल्टर्ड नहीं हो पाएगा। इस बात का आपने केयरफुली जो है वो ध्यान रखना है। अब आपने डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को ट्रू करना है ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब आपने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है उसमें टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए इस तरीके से लिखना है सर्च बुक बाय नेम और अब हमने लिखना है सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट उसका जो सर्च कंट्रोलर है वो अपने जो सर्च कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट के साथ सेट करना है जो हमने कॉन्फ़िगर किया। अब हमने नेविगेशन आइटम के अंदर एक प्रॉपर्टी है उसकी हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको फॉल्स करना है ताकि सर्च बार जो है वो परमानेंटली डिस्प्ले हो चाहे आप डेटा को स्क्रॉल भी क्यों ना करें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेस होल्डर अब क्या चीज़ है ये आपको मैं बता देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जो सर्च बार है उसके अंदर थोड़ा सा लाइट शेड के अंदर जो है वो लिखा हुआ है ग्रे कलर में सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर है जिससे जो एप्लीकेशन को आपकी यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसको पता चल पाए कि जो सर्चिंग है वो बेसिकली किस क्राइटेरिया पे जो है वो अप्लाई होनी है। तो इससे पता चल जाएगा कि बुक नेम के अकॉर्डिंगली जो सर्चिंग है वो यहाँ पे चलेगी। तो चलिए ये कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला जो मेथड है ये बन चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है और इसे कॉल कहाँ पे करना है, इसे आपने व्यू डिड लोड के अंदर ही कॉल करना है ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो सबसे पहले आपका फिल डेटा जो है वो कॉल होगा और उसके बाद में कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। अब हम अपना जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करेंगे ताकि ये दो एरर्स जो हैं ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएं। तो उसके लिए लास्ट में चलते हैं। तो बड़ा इजी है यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन करना। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर। अब आपने 4 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। सबसे पहले UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स
UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, UI सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है अपनी क्लास के अंदर, तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो भी कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है तब आप एक्स्ट्रा मेथड्स भी जो है वो कोड कर सकते हैं, मगर ये 3 मेथड सबसे ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहला मेथड है कलेक्शन व्यू मेथड, और इसमें जो पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, बड़ा सिंपल कोड है। इफ़ एक कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल अगर ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस्ड वाला जो वेरिएबल ट्रू है तब इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होने का मतलब है कि यूज़र जो है वो सर्चिंग कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो करेंगे जो हमारा फिल्टर्ड डेटा वाली एरे थी उसकी काउंटिंग, और अगर इन दोनों में से कोई ट्रू नहीं है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे बुक लिस्ट वाली जो एरे थी उसकी काउंटिंग। चलिए, पहला मेथड जो है वो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली कोड हो चुका है। अब हमने सेकंड मेथड यहाँ पे कोड करना है सेल फॉर आइटम ऐड, इस तरीके का कलेक्शन व्यू का मेथड, और इसमें हर एक सेल को किस तरीके से क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे उसके लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसका एक मेथड यूज़ करेंगे DQ रीयूजेबल सेल मेथड, आइडेंटिफायर के अंदर हम लिखेंगे सेल, फिर हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पाथ और इसे टाइप कास्ट करेंगे अपनी कलेक्शन व्यू सेल वाली क्लास के थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल हमने क्यों यूज़ किया, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है, इसकी जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आपने आइडेंटिफायर का नेम जो लिखा था सेल, तो जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कोडिंग के अंदर भी जो है वो यहाँ पे लिखा है सेल। चलिए, अब हम फिर से उसी तरीके से इफ़ यूज़ करेंगे कंडीशन, अगर सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस्ड वाला वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में हम जो है वो सेल को रिटर्न करेंगे कुछ इस तरीके से। और इफ़ ब्लॉक के अंदर हम कौन सी कोडिंग करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, पहले UI इमेज को यूज़ करेंगे, उसका नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। अब हम सर्च्ड डेटा वाली एरे को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और उसका कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, डॉट के थ्रू यहाँ पे यूज़ करेंगे बुक इमेज, और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू, अब हम फिर से करेंगे सर्च डेटा और यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे बुक नेम। तो इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया और नीचे एल्स में इसको आपने करना है पेस्ट, और अब आपने इस सर्च्ड डेटा की जगह पे जो फुल डेटा है वो एरे यूज़ करनी है बुक लिस्ट एरे, और यहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है बुक लिस्ट एरे। चलिए, तो ये थी सिंपल सी कोडिंग। अब आप यहाँ पे देखिए कि हर एक सेल के चारों साइड कॉर्नर पे मैंने जो है एक बॉर्डर जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर का डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये बॉर्डर सेल के चारों साइडों पे आपने कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। रिटर्न सेल से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर। सबसे पहले कौन सा कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, UI कलर के थ्रू आप यूज़ कीजिए। मैं करना चाहता हूँ ब्लैक कलर, ब्लैक डॉट CG कलर के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम उसकी विड्थ प्रोवाइड करेंगे बॉर्डर की, लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ, और आप अपने अकॉर्डिंगली बॉर्डर की विड्थ जो ज़्यादा या कम जो है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है 2।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा ये वाला मेथड है ये भी कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला मेथड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसी मेथड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा को यहाँ पे जैसे यूज़र कोई सर्च टेक्स्ट टाइप करे तो फिल्टर्ड डेटा जो है वो कलेक्शन व्यू में डिस्प्ले करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी मेथड की है। तो इसे अब हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे। स्कोप बटन इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे इसको सर्च कंट्रोलर के थ्रू। जो उसकी सर्च बार है उसका जो सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स है वो यहाँ पे पास करेंगे। और अब हम जो भी सर्च टेक्स्ट यूज़र ने जो भी टेक्स्ट सर्च बार के अंदर टाइप किया है उसको गेट करेंगे। अब हम उस जो सर्च टेक्स्ट यूज़र ने सर्च बार के अंदर टाइप किया है उसको चेक करेंगे कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ सर्च टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी। और अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो चलेगा। तो इफ़ के अंदर हमने कौन सा कोड लिखना है, इफ़ के अंदर हम करेंगे सर्चिंग इक्वल टू ट्रू सर्च्ड डेटा डॉट, उसमें अगर कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है हमारी फिल्टर्ड एरे के अंदर तो उसको रिमूव करेंगे, क्लियर करेंगे। फॉर लूप को यूज़ करेंगे, हर एक बुक को चेक करेंगे बुक लिस्ट के अंदर और एक कंडीशन के थ्रू हम चेक करेंगे क्या पर्टिकुलर बुक के नेम के अंदर जो हमारा सर्च्ड टेक्स्ट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो सारी कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ बुक डॉट बुक नेम डॉट, उसको लोड केस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट कंटेन्स मेथड को कॉल करेंगे और इसको पास क्या करेंगे सर्च टेक्स्ट डॉट, उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने साथ में एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना है। इस एंड ऑपरेटर को हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने इस सर्च बार के ऊपर क्लिक किया और कुछ सर्च करने से पहले ही किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल जो है कंडीशन जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक डॉट बुक नेम, सॉरी बुक कैटेगरी यूज़ करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू स्कोप बटन या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। हो सकता है यूज़र ने ऑल पे ही क्लिक किया हो। तो अगर इन दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो इफ़ में हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक में हम सर्च डेटा में डेटा को अपेंड करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर बुक वाला ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे इटरेट जो है वो कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है इफ़ वाली कंडीशन जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हमने एल्स में क्या चेक करना है, एल्स में हो सकता है यूज़र ने इस सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप नहीं किया और डायरेक्टली वो जो है स्कोप बटन को प्रेस करते जा रहा है, तब भी हम जो है डेटा को फिल्टर कर रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो उसके लिए इफ़ के अंदर हम चेक करेंगे सबसे पहले इफ़ स्कोप बटन प्रेस्ड है, अगर वो प्रेस्ड है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम एल्स में कोडिंग करेंगे। और अगर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है तो इफ़ में हम कौन सी कोडिंग करेंगे, सबसे पहले सर्च डेटा को क्लियर करेंगे एरे को रिमूव ऑल के थ्रू। अब हम फिर से स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, इसको हम पास करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। इस तरीके से अब हमने फॉर लूप को यूज़ करना है, हर एक बुक को चेक करना है बुक लिस्ट के अंदर। मगर इस बार हम जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो केवल कैटेगरी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक डॉट उसकी बुक कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने ऑल पे क्लिक किया हो या हो सकता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक किया हो। तो दोनों ही कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ करनी है और अगर दोनों में से कोई भी ट्रू हुई तो हम डेटा को अपेंड करेंगे इस तरीके से
सर्च्ड डेटा के अंदर। इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत है इफ़ कंडीशन में। तो चलिए कोई बात नहीं, एरर चली गई अपने आप। तो अब हमने इस फॉर लूप के बाहर यहाँ पे करना है सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे हमने माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करना है ताकि फ्रेश डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। और अब हमने इस एल्स के अंदर लिखना है सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स सर्च्ड डेटा डॉट रिमूव ऑल। अब हमने सर्च्ड डेटा को इक्वल करना है फुल डेटा के, तो यहाँ पे लिखेंगे बुक लिस्ट इस तरीके से। और अब हमने इस एल्स वाली कंडीशन के बाहर यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को फिर से एक बार रीलोड करना है ताकि फिल्टर्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। चलिए, तो ये मेथड भी हमने कोड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पहले पॉज करके यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से वीडियो को यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही यूज़र ने कोई डेटा सर्च किया, जैसे एम में लिखा, तो फिल्टर्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर यहाँ पे यूज़र कैंसिल बटन पे क्लिक करता है तो फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, एक मेथड यहाँ पे कोड करेंगे कैंसल, यहाँ पे सर्च बार ही लिखते हैं, सर्च बार कैंसल बटन क्लिक, ये वाला मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, और सर्च्ड डेटा का जो पुराना डेटा है उसको रिमूव ऑल करेंगे। और अब हमने जो माई कलेक्शन व्यू है उसको रीलोड करना है ताकि सारे का सारा डेटा जो है फिर से डिस्प्ले हो पाए। इसको मैं जो है वो एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने नेक्स्ट एक मेथड और एग्जीक्यूट करना है। यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही यूज़र नेक्स्ट किसी स्कोप बटन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करता है तो आप देख पा रहे हैं स्कोप बटन, जो सिलेक्टेड स्कोप बटन का इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे स्कोप बटन का इंडेक्स चेंज होगा हम डायरेक्टली नीचे जो फिल्टर्ड डेटा है उसको डिस्प्ले करवाएंगे कैटेगरी वाइज। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेथड का नेम है सिलेक्टेड स्कोप बटन डिड इंडेक्स डिड चेंज, सॉरी यहाँ पे सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस मेथड के अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग हमने क्या करनी है, सबसे पहले सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसकी जो सर्च बार का जो टेक्स्ट है उसको हमने करना है ब्लैंक। अब हम स्कोप बटन प्रेस को करेंगे ट्रू। अब हमने फिर से स्कोप बटन की रेफरेंस लेनी है सर्च कंट्रोलर के थ्रू डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, इसको हम पास करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। और अब हमने जो सर्च्ड डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसका सारा डेटा जो है वो रिमूव करना है, क्लियर करना है। और फिर से एक लूप यूज़ करेंगे, इटरेट करेंगे बुक लिस्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे चेक करेंगे और कंडीशन हम फिर से कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ बुक डॉट बुक कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल, इस तरीके से। और अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम सर्च डेटा के अंदर डेटा को अपेंड करेंगे और यहाँ पे इसको बुक ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर है वो पास करेंगे। और फॉर लूप के बाहर हम माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है वो उसमें डिस्प्ले हो पाए। तो फ्रेंड्स ये भी कोड हो चुका है मेथड। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इस वाली एप्लीकेशन को मैं बंद कर देता हूँ। अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है और जो कोडिंग है वो भी हमने प्रॉपरली कर दी है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखते हैं क्या इसकी आउटपुट जो है वो प्रॉपरली निकल के आती है। तो मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मेरी जो है वो विदाउट कोई एरर बिल्ड हो चुकी है। और सिमुलेटर के अंदर इसकी आउटपुट देखते हैं तो डेटा सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं सर्च बार पे क्लिक करता हूँ तो मेरी स्कोप बार भी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है।
तो चलिए किसी स्कोप बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे जो फिल्टरिंग है वो प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई बुक सर्च करता हूँ तो आप देखिए पर्टिकुलर बुक जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। सर्च्ड होने के बाद एक बुक और यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर से पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर यहाँ पे कीबोर्ड को भी एक बार देख लेते हैं, क्या कीबोर्ड के अंदर जो सर्च बटन था उसकी जगह पे डन बटन आ चुका है, तो वो भी प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब एक सर्चिंग कैटेगरी वाइज भी करके देख लेते हैं। मैं पोइट्री में गया और यहाँ पे लिखता हूँ गीत, और देखिए केवल एक ही बुक यहाँ पे डिस्प्ले हुई है जो कि पोइट्री कैटेगरी की है और जिसके नेम के अंदर गीत जो कीवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमारी एग्जांपल लगभग 100% प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है और कैसे हमने स्कोप बटन्स को यूज़ करना है ताकि पर्टिकुलर यूज़र या क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन के अंदर कैटेगरी वाइज भी डेटा को सर्च करवा पाए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।